हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है। लगता है कि समधन जी के कर्मों की कमाई अच्छी नहीं थी, जो पति और बेटा दोनों चले गए। रमा अस्पताल में तेज कदमों से भागा दौड़ी में लगी हुई थी। कभी बिल काउंटर पर जाती तो कभी नर्स के आगे पीछे। इमरजेंसी रूम के बाहर तेज कदमों से इधर से उधर करती। रमा अकेली खड़ी थी कि तभी उसके पति रमेश का फ़ोन आया। रमेश ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर शहर गया हुआ था। हेलो रमा, कहाँ हो? सेकेंड फ्लोर पर आ जाओ। यहीं हूँ, इमरजेंसी वार्ड के बाहर, रमा ने कहा। रमा, ये सब कैसे हुआ? अभी कल तक तो माँ ठीक थी, रमेश ने कहा। थोड़ी देर में ननंद सुधा और नंदोई सुरेश भी आ गए। एक ही शहर में होने की वजह से ननंद नंदोई को आने में देर ना लगी। रमेश, वो अचानक माँ जी रात का खाना खाते खाते गिर गई और बोल नहीं पा रही थी, तो मैं तुरंत अस्पताल लेके आ गई। तभी सुधा अपने भाई से गले लग के रोने लगी। भाई, माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सुधा, तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। दोनों भाई बहन को देखकर रमा पुरानी यादों में चली गई। हेलो पापा, ये क्या बात हुई? आप लोग शादी में नहीं आ रहे हो? शिव 1 सप्ताह की तो बात थी, इसी बहाने मिलना भी हो जाता। फिर आप भाई के साथ विदेश चले जाते, पता नहीं फिर कब मिलना होगा। शादी का घर नहीं होता तो मैं खुद ही आ जाती। बेटा, तू अपनी जिम्मेदारी निभा, ससुराल की इकलौती बहू है और लड़की की शादी में तो वैसे भी ढेरों काम होते हैं। अच्छे से ख्याल रखना अपनी ननद का। यही यादें हर लड़की के साथ जिंदगी भर रहती है। बेटा, बहुत खास होता है ये पल हर लड़की के जीवन का। अगर अभय, रमा का भाई, को ज़रूरी काम ना होता तो हम रुक जाते। अच्छा, समधन जी से कहना कि शादी में ना शामिल हो पाने के लिए हमें माफ़ करें। अपनी ननद को मेरा आशीर्वाद देना। वाह पापा, अच्छा, लो अब अपनी माँ से बात करो। हेलो रमा, तू उदास क्यों होती है? फ़ोन पर बात होती रहेगी। वहाँ के लिए तेरी जिम्मेदारी पहले बनती है, तो तू अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा। माँ, पहले तो 3 घंटे के रास्ते के लिए मुश्किल से आने को मिलता था। इतनी दूर विदेश कहाँ आने देंगे ये लोग। अच्छा सुन ध्यान से मेरी बात, मन दुखी मत कर। तभी जोर की आवाज़ आई, आ बचाओ, धड़ाम। माँ, माँ, क्या हुआ? हेलो माँ। अचानक खामोशी छा गई। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सास ससुर रमेश सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सब अपने कामों में व्यस्त। तभी रमा का फ़ोन बजा। रमा ने फ़ोन रिसीव किया। पता चला कार का एक्सीडेंट हो गया है, सब अस्पताल में एडमिट है। रमा कपड़े पैक करने लगी तो सास ने आके कहा, अरे तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं कितने दिन लगे, शादी का घर है, हजारों काम पड़े हैं। तुम अपने चाचा के लड़कों से कह दो, वो लोग चले जाएंगे, तुम शादी बाद चले जाना। रमा के आंसू अब गुस्से में बदल गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे बेटी की जिम्मेदारी निभाने से कोई नहीं रोक सकता। शादी क्या, मैं अपने माता पिता के लिए दरवाजे पर बारात भी छोड़कर चली जाऊँ। जिसको जो समझना समझता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमा को रमेश से उम्मीद थी कि कम से कम वो तो उसका साथ ही देगा, लेकिन उसने भी चुप रहकर अपने परिवार का ही साथ निभाया। रमा अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके पिता और भाई इस दुनिया से जा चुके थे। माँ आईसीयू में एडमिट थी, जिनकी हालत भी ठीक नहीं थी। ये खबर रमा के ससुराल वालों को भी मिली। अगले दिन रमेश भी आए, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। रमेश ने रमा को फ़ोन दिया और कहा, रमा ये लो, माँ बात करना चाहती है। रमा ने फ़ोन लिया तो सास ने कहा, बहू, जो होना था हो गया, ये सब तो भगवान की मर्जी होती है। लगता है कि समधन जी के कर्मों की कमाई अच्छी नहीं थी, जो पति और बेटा दोनों चले गए और वो बच गई। ये सब तो अच्छे बुरे कर्मों का ही फल होता है। तुम रमेश के साथ चली आना। कब तक वहाँ रुकोगी? सुधा को सारे काम करने पड़ रहे हैं, बेचारी कुछ दिन तो आराम कर ले ससुराल जाने से पहले। आखिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम इस घर की बहू और उसकी भाभी भी हो। इतना सुनते ही रमा ने गुस्से से फ़ोन फेंक दिया और कहा, रमेश, आज के बाद तुम अपनी माँ से मेरी बात कभी मत कराना। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती।
भले चाहे शादी बीत जाए, अगर मैं आज एक बेटी का फर्ज नहीं निभा पाई तो मैं शायद कोई और जिम्मेदारी कभी नहीं निभा पाऊंगी। तभी नर्स ने कहा, चलिए, आपको आपकी माँ बुला रही हैं, उनकी हालत बहुत सीरियस है। रमा भागते हुए अंदर आई। तभी रमा की माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा तो यहाँ क्यों आई? अपनी दुनिया संभाल बेटा, और बिल्कुल भी रोना नहीं। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तेरे रोने से दादी और सभी परेशान होंगे। खुशी खुशी शादी में शामिल होना, बहू पत्नी भाभी होने के फर्ज निभाना बेटा। कहते ही उनकी सांसें टूट गई। रमा जोर से दहाड़ मारते हुए रोने लगी। माँ, माँ लौट आओ माँ। एक पल में रमा की पूरी दुनिया ही पलट गई। अपना कहने और मैके के नाम पर अब कुछ नहीं बचा था। अंतिम क्रियाकर्म रमा के चाचा के परिवार ने किया। सबके समझाने पर रमा शादी में शामिल हुई, लेकिन अब रमा बदल चुकी थी और रिश्तों के मायने भी। ये बदलाव सबने महसूस भी कर लिया था। पूरी शादी में सब खुश थे, खूब धूम मचाया गया। तभी रमेश ने कहा, देखो रमा, तुम बेकार में बातें को तूल दे रही हो। शादी के घर में ऐसे मनुष्य सा चेहरा बना के मत घूमो। मरना तो सबको है एक दिन, और जो चला गया वो चला गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। ऐसे ना सही किसी और तरीके से तो रो धो के कोई मतलब नहीं। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ये निश्चय कर लिया कि वो अब इन लोगों के आगे कभी भी रोएगी नहीं, ना ही कभी भी सबके सामने ना अपना दुख बताएंगी। तभी डॉक्टर ने बाहर आके कहा, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, अभी हालत बहुत सीरियस है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर की बातों से रमा अपनी यादों से बाहर आई। पूरे एक सप्ताह बाद डॉक्टर ने कहा, आप घर ले जाकर सेवा कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। रमा दिनों रात उनकी सेवा चुपचाप करती। तभी बुआ सास मिलने आई और रमेश से कहा, क्या करोगे बेटा, सबको अपने कर्म यहीं भोगने हैं। किसी जन्म का कुछ बाकी होगा जो ये दुख देखने पड़ रहे हैं। रमेश और सुधा को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया। रमेश ने बुआ को सुनाया कि क्या किसी के दुख में ऐसे बात करते हैं। तभी सुधा ने कहा, भाभी आप चुपचाप सब सुन रही थी और कुछ भी नहीं कहा। आखिर वो आपकी भी सास हैं। मैं देख रही हूँ, जब से माँ बीमार हुई हैं आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ऐसा व्यवहार तो कोई पत्थर दिल ही करता है। आपकी माँ के साथ भी ये होता तो भी क्या आप यही करती? रमा ने कहा, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, ये सब तो भगवान के हाथ में ही है, और जो भी होता है सब अच्छे बुरे कर्मों का फल ही होता है। क्यों रमेश, मनुष्य सा चेहरा बना के रखने से कुछ ठीक तो होने वाला नहीं, और आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे, सबको ये दिन तो देखना ही पड़ता है। सही कहा ना मैंने रमेश? और सुधा, रही बात माँ जी की, तो मेरी सास हैं, तभी मैं सब कुछ उनका खुद कर रही हूँ। दुख दिखाने के लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं मुझे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगे। रही बात मेरी माँ की, तो क्या सच में हम दूसरे की माँ को अपनी माँ मान के दुखी हो सकते हैं? जो दुख तुम्हें आज महसूस हो रहा है वो मैंने पहले ही झेला है, लेकिन अफसोस तब किसी ने मेरे दुख को नहीं समझा। किसी ने सच कहा है, जाके पैर न फटे बेवाई, तो का जाने पीर पर आई। कहकर रमा वहां से चली जाती है। पीछे सुधा और रमेश निरंतर खड़े रहे। दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि अपने दुख के साथ साथ हमें दूसरों के दुख को भी समझना चाहिए, न कि अनगरल बातें करके उसके दुख को और बढ़ाना चाहिए।